Hello everyone, my name is Praveen Daretia and I am first year MBBS student at GMC अलवर राजस्थान। तो आज मैं आपके साथ में एक और नई वीडियो लाया हूँ नीट एस्पिरेंट्स के लिए। आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 मई 2024 को है। आपके पास में 10 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो हमारे होने वाला है कि आप लास्ट के 10 डेज में सिलेबस को जल्दी से जल्दी कितनी बार और कैसे रिवाइज़ करें, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 डेज में आप जितनी ज़्यादा या जितनी बार आप रिवीजन कर सकें, जिस तरीके से आप बेस्ट तरीके से आप जितनी हद तक आप रिवीजन कर सकेंगे, तो आपके नीट के मार्क्स में जो है इंक्रीज बढ़ोतरी हो जाएगी और आप कम से कम नहीं तो आप 70 टू 80 मार्क्स जो हैं आप इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि उस समय मेरे भी मॉक में 550, 560, 570, 580 के आसपास आया करते थे और आज जब नीट का फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स जो थे वो 636 थे। यानी कि मैंने भी मार्क्स में इंक्रीजमेंट पाया है। यदि आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे, बड़े मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देते रहेंगे और आप रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो आप भी आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट जरूर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और 10 डेज का आपके पास में टाइम है तो आप सब्जेक्ट को बांट लीजिए, यानी किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं बायोलॉजी जो है वो 360 मार्क्स की होती है, अतः आप उसको बायोलॉजी में जो है आपको ज़्यादा समय देना होगा। फिजिक्स में आपको समय देना होगा, मैं ये नहीं बोल रहा फिजिक्स में आप समय मत दीजिए, फिजिक्स में भी समय देना होगा। जिनको यदि रैंक बूस्ट करनी है तो फिजिक्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। केमिस्ट्री में भी समय देना होगा लेकिन सबसे पहले बात आती है कि आप बायोलॉजी में 10 डेज बचे हुए हैं तो बायोलॉजी में आप मिनिमम 5 to 6 डेज आप ज़रूर दें। 5 to 6 डेज आपको देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी मैं भी बायोलॉजी पढ़ता था, मैंने भी एक बार ये सोचा था कि बायोलॉजी में आप यदि ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो आपकी मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आपके बायोलॉजी में 345 या 340 भी मार्क्स आ जाते हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में आ जाते हो। यदि आपके मार्क्स बायोलॉजी में यदि आपके मार्क्स कम रह जाएंगे तो आप जो है फिजिक्स में यदि आप कितना भी स्कोर कर लो, चाहे आप फिजिक्स में 180 में से आप फिजिक्स में यदि 160 भी ले आते हो और यदि आप केमिस्ट्री में 160 ले आते हो, यदि आपकी मार्क्स बायोलॉजी में कम रह गए तो आप जो है नीट में सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है बायोलॉजी जो है आपको पता है डबल स्कोर कवर करती है, तो आपको उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे करें। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में आपके पास में 2 या 3 डेज आप ले सकते हो फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए। और 2 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप फिजिक्स के 2 डेज में सबसे पहले दिन आप ये करें कि आपके पास में जो भी आपने PYQ अब तक लगाए थे, पूरी साल आपने जो PYQ लगाए थे, उन PYQ में से जो PYQ आपसे नहीं हो रहे हैं उन PYQ को आप करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जो PYQ आपसे नहीं हो रहे हैं उन PYQ को सरल करने की कोशिश करें। उसके बाद में जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई होगी या अब तक आपने नहीं बनाई है तो आप उसको फॉर्मूला शीट को जल्दी से आप आपकी कॉपी में से फॉर्मूला बना लें और आप एक फॉर्मूला शीट बना लें। और उस फॉर्मूला शीट को आपके पास 10 डेज का टाइम है तो आप एक बार जल्दी सुबह जब जगते हैं तो आप उस फॉर्मूला शीट को बार बार 15-20 मिनट में आप रिवाइज कर लें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके इंक्रीज हो सकें और आप जो हैं नीट एग्जाम में आप फॉर्मूला ना भूल जाएं। और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि फिजिक्स में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं 45 क्वेश्चंस में से आपको 30 क्वेश्चंस जो हैं आपको फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेंगे। यानी कि नीट के एग्जाम में फिजिक्स ऐसी टफ नहीं पूछी जाती, आपको जो है एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप एंड के टाइम में फिजिक्स को इतना नहीं पढ़ें, आप फिजिक्स के अलावा आप बायोलॉजी पे फोकस कर सकते हो ताकि आप बायोलॉजी मार्क्स इंक्रीज कर सकें। अब जो है मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। यदि आपको पता है केमिस्ट्री में आपकी 3 ब्रांचेज हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले आप जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के आप PYQ कर लें, जो PYQ आपसे पहले नहीं हुए थे। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में जो आप किताब से लेकर आप उसके एग्जाम्पल्स, आपको पता है एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं तो एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। उसके बाद में फिर बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप प्रेडिक्टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से यदि आप बहुत सारे ट्रेंड सेटर्स जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो आपके एक्सेप्शन है, उनको यदि याद कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, जिसमें आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जो भी आपके कोवलेंट बॉन्ड के जो भी रेशो आपको ट्रेंड दिए गए हैं तो आप उनको यदि याद रखेंगे तो आपके आसानी से उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे नीट एग्जाम्स में। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है रिएक्शंस आपको याद रखनी होंगी। रिएक्शंस मतलब नेम्ड रिएक्शंस यदि आप याद करके लेके जाएंगे तो आपको एग्जाम्स में 4 to 5 नेम्ड रिएक्शंस जरूर देखने को मिलेंगी। तो इस पूरे में आप जो है 2 से 3 दिन का समय दे सकते हो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेरे पास में बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी को 360 मार्क्स कवर करती है। बायोलॉजी को आप कैसे पढ़ोगे, तो बायोलॉजी में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, आप यदि 11th की आपके पास NCERT है, होगी, सीधी सी बात है, आप जो है बायोलॉजी में आप 11th की NCERT को आप 1 डे में फिनिश करने की कोशिश करें
और उसमें से 12th के एनसीईआरटी को 1 डे में फिनिश करने की कोशिश करें। यानी कि आप जितनी बार एनसीईआरटी का रिवीजन करोगे उतनी बार आपकी वो मेमोरी में सेट होगा और नीट एग्जाम में आप यूँ की वहीं उस आंसर को क्लिक कर आओगे। मेरा मतलब ये है, इसलिए आपको स्टैंडर्ड के अंदर बायोलॉजी को आपसे 2 से ढाई बार आपको रिवीजन करना होगा और ये ज़रूरी भी है। पहली बात तो ये होती है। और आपको जो है एंड में आपसे ये बात, और फिर मैं आपसे ये बात और कहना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट यदि आपके मार्क्स 500 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, तो भी आप ऐसा ना मानिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एंड के दिनों में यदि आप डबल मेहनत, आपको पता है कि एंड के दिनों की मेहनत ही काम आती है। यदि आप 10 दिन भी दबा के मेहनत करोगे, मन लगा के मेहनत करोगे, तो आप जो हैं 80 to 100 मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि 50 to 60 मार्क्स तो इंक्रीज होते ही हैं, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत करोगी तो आपके 80 to 100 मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। आप बायोलॉजी में ये भी ध्यान रखें कि आपके जो डायग्राम्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि जो डायग्राम्स में आपको लेवल लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, तो आप डायग्राम्स को जरूर याद रखें और आप उसके दिख जाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मार्क्स जो है इंक्रीज होते रहते हैं, मॉक टेस्ट में भी मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप मॉक टेस्ट दे के आएँ तो आप उसका एनालिसिस ज़रूर करें और आप उसका तुरंत 1 घंटे विदिन 1 आवर आप उसको एनालिसिस करें और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उनको एक बार आप रफ में करने की कोशिश करें, क्योंकि यदि वो एग्जाम्स में यदि कभी आएंगे तो आप उनको फिर आसानी से सॉल्व कर सकोगे। और बात रही यदि आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, यदि आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, तो आप नया सिलेबस पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप पुराने सिलेबस को ही रिवाइज करने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब यदि आपके 1-2 चैप्टर्स बचे हुए हैं तो आप उनको कर सकते हो, लेकिन आपके यदि किसी सब्जेक्ट में आपके 5 to 6 चैप्टर बचे हुए हैं और वो बड़े भी हैं, तो आप उनमें आपको टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि इनके चक्कर में जो है आप पुराना वो भी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और आप नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। जो आपको PYQ लगाने हैं, वो जब से नीट स्टार्ट हुआ है, नीट जो है आपके 2013 से स्टार्ट हुआ है, तो 2013 से लेकर 2023 तक आपको जो है नीट के जो PYQ क्वेश्चंस लगाने हैं। और मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस PYQ लगाने के पता 10 या 15 क्वेश्चंस तो आपको यूँ ही देखने को जरूर मिलेंगे। चाहे आप मिला लेना, 2023 के एग्जाम पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है PYQ सीरीज से आए हुए हैं। जो 2022 में आए थे वो क्वेश्चन सीधे 2023 में आए हुए हैं, तो आपको जो क्वेश्चंस 2024 में देखने को मिलेंगे वो पक्के 2023 से ही जरूर देखने को मिलेंगे। तो PYQ को बिल्कुल भी ना छोड़ें। PYQ के बाद जल्दी से आप PYQ को रिवाइज कर लें। यदि आपको लग रहा है कि PYQ को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो बायोलॉजी में तो आप पता है PYQ आप सीधे ओरली आप याद कर सकते हो, देख सकते हो। फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत उसको पेन चलाकर आप रफली उसको कर सकते हो, और फिजिकल में भी चला कर देख सकते हो, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी आप सेम टू सेम बायोलॉजी की तरह आप इन चीज़ों को कर सकते हो, ताकि आपकी PYQ पर आपकी मजबूती बनी रहे और आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो सकें। और एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। सबको पता होता है कि एंड के जब भी दिन आते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है, और थोड़े बहुत स्ट्रेस आना भी चाहिए, कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपके एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहता है। लेकिन आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम जो है आपका क्रूशियल है। इसको 10 डेज को आप बिल्कुल यूज में लें और उसको कहीं भी बर्बाद ना करें, बिल्कुल 1 सेकंड की भी आप बर्बादी ना करें। और 10 डेज के बाद आप देखेंगे 5 में जो पेपर जाएगा बहुत अच्छा जाएगा, और इस पेपर के लिए आपको मेरी बेस्ट विशेज है। कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल डॉक्टर धनेटिया पर आपको 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज हुआ था उसमें आपको PYQs मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पर आपके लिए हाफ मिनट्स या 1 मिनट्स में PYQ करा रखे हैं, तो आप उन जो 75 जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सकते हो। मेरे चैनल पे जो शॉर्ट्स डली हुई हैं उन शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप रिवीजन कर सकते हो, तो उन शॉर्ट्स को जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डॉक्टर धनेटिया। थैंक्स।